हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर अपना बीए सेकेंड ईयर में, जी हाँ, बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का ही एक्चुअली ये सब्जेक्ट। बीए सेकेंड ईयर में राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र एक पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसमें प्रमुख राजनीतिक विचारक अर्थात पॉलिटिकल थिंकर्स पर हम बात कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमारे 15 लेक्चर हो चुके हैं। आज के इस लेक्चर में अर्थात लेक्चर नंबर 16 में आज हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम के द्वारा, ब्रिटिश राजनीतिक विचारक जेरेमी बेंथम के हम राजनीतिक विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा दोस्तों, ज्यादा लेंथी नहीं होने वाला है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करते हैं दोस्तों, सेशन को शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंस है आप लोगों के लिए। अगर दोस्तों आप बीए के साथ में किसी प्रकार से अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, प्रतियोगी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और आप हमारे साथ करना चाहते हैं, तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर ले। चैनल का नाम है प्रज्ञान हिंदी जीके। हमारा नया चैनल है दोस्तों, अभी बनाया गया है, अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने ही वाली है। तो मई के, अब दोस्तों ये जून के स्टार्टिंग में अब जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसआई, बैंकिंग, एसएससी, पुलिस, इनमें से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क रूप से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ में, और वो भी विद नोट्स। विद नोट्स, पहले आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके बाद आपको जो है उस पर लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख लीजिए एक बार इसको भी, आपको पता है कि अभी तक हम मैकियावेली थॉमस यूनिट नंबर 3 में मैकियावेली थॉमस हिलग्रीन लास्ट लेक्चर में खत्म किया है। जेरेमी बेंथम को आज हम कवर कर लेंगे। इसके बाद में लास्ट लेक्चर होगा दोस्तों जॉन एस मिल पर। इन पर लेक्चर खत्म होने के बाद में हमारे यूनिट नंबर 4 में हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यार एक बात और है आप लोगों से बोलने की कि दोस्तों थोड़ा सा सेशन को शेयर किया करें। व्यूज और जो है बहुत कम लोगों तक अभी ये सेशन पहुंच पा रहे हैं, इस कारण से मैं ज़्यादा स्पीड से इन लेक्चरों को लेकर नहीं आ पा रहा हूँ। अगर व्यूज अच्छे मिलते हैं, ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यार अधिकतम लोग मेरे लेक्चर का वेट कर रहे हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा स्पीड से बनाने की कोशिश करता हूँ, स्पीड से बनाता हूँ, है ना। तो मुझ में स्पीड आए, मैं और स्पीड से आपको लेक्चर प्रोवाइड करूं, उसमें आपको भी थोड़ा सा काम करना होगा। और आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आप इन सेशनों को अपने प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, अधिकतम शेयर करें। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जेरेमी बेंथम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक ब्रिटिश राजनीतिक विचारक है और इनके विचार भी दोस्तों थॉमस हिल ग्रीन की तरह ही कुछ अच्छे आदर्शवादी विचार रहे हैं। तो इन उनके सभी विचारों को, राज्य से संबंधित उनके क्या विचार थे, उन विचारों को हम इन 7 बिंदुओं के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यही 7 बिंदु दोस्तों हमें बताएंगे कि जो है बेंथम साहब क्या सोचते थे एक राज्य के बारे में, या बेंथम के अनुसार एक राज्य किस प्रकार का होना चाहिए, राज्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है ना। तो 7 पॉइंट एक बार आपको इनको एक नजर से देख लीजिए, एक बार सभी 7 पॉइंटों को पढ़ लीजिए। ये चूंकि एक स्ट्रेटेजी है दोस्तों पढ़ने की, याद रखिएगा। मैं सिर्फ ऐसे ही लेकर नहीं आ रहा हूँ, ये सब इतनी मेरा फालतू ऐसे ही नहीं करता हूँ फालतू। चाहता तो मैं आपको बस जो नोट्स में पढ़ा रहा हूँ उस नोट्स की फोटो क्लिक करता, पीपीटी में चिपका देता और आपको समझाने चालू कर देता, है ना। इससे मेरा भी टाइम बचता, आप लोगों का भी टाइम बच जाता, है ना, और शॉर्ट लेक्चर होता। ये सब पीपीटी, ये सब दोस्तों आपके लिए स्ट्रेटेजी है, ताकि आपके माइंड में ये चीजें फिट हो जाए, आपको एक तरीका मिल जाए कि आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार से करना है ना। जैसा कि हमने आंसर राइटिंग एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, इस पे जब हमने आपकी क्लास ली थी तब आपको बहुत अच्छे समझाया था कि एक फॉर्मेट, सही उत्तर का एक फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो उसी सही उत्तर के फॉर्मेट में ही मैं आपके लिए ये स्लाइड लेकर आता हूं, ताकि उसी प्रकार से उसी फॉर्मेट में पढ़े जिस फॉर्मेट में आपको एग्जाम लिखना है। ठीक है ना। तो ये 7 बिंदु है, इन्हीं 7 बिंदु के माध्यम से हम आज का ये सेशन कंप्लीट करेंगे। बेंथम साहब के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए एक एक करके इनको हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। बेंथम साहब जो है अपने युग के, देखिए ये तो सभी के साथ लिखना है, ये जो ऊपर रेड में जो पॉइंट लिखा हुआ है, 2 लाइन लिखी हुई है, ये तो सभी में लिखना है ना। बेंथम साहब अपने युग के एक महानतम लेखक थे, या कहें कि महानतम विचारक थे। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में उनका योगदान जो है अमूल्य रहा है। और उनके क्या विचार थे, इन 7 बिंदुओं के माध्यम से हम समझते हैं। पहला है राज्य के कल्याणकारी लक्ष्य की घोषणा।
दोस्तों इसको ना आप व्यवहारिक रूप से भी समझते हुए चले, जिससे कि आपका अध्ययन एकदम क्लियर और कंप्लीट होता चले, है ना, कोई डाउट कोई भी प्रॉब्लम आपको ना बचे इसमें। क्या कहा है यहाँ पर पॉइंट में, क्या लिखा हुआ है, राज्य के कल्याणकारी लक्ष्य की घोषणा। देखिए राज्य कल्याणकारी कब होता है, जब एक राज्य में लोकतंत्र होता है, जब राज्य में जनता स्वतंत्र होती है, जब राज्य में जनता के पास अधिकतम अधिकार होते हैं, और साथ ही साथ में उस राज्य में उस जनता पर कम से कम कानूनी प्रतिबंध हो, तब कहीं जाकर के एक राज्य कल्याणकारी राज्य हो सकता है ना। तो उस कल्याणकारी लक्ष्य को प्राप्त करना अहम लक्ष्य बताया है राज्य का। तो किन शब्दों में उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा देखिए, ब्रिटिश विचारक बेंथम के विचार क्या रहे हैं, उनके जो विचार है एक विशेष लाइन को फोकस करते हैं, विशेष बात को फोकस करते हैं। उनका कहना स्पष्ट है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, क्या कहना है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। और जो ये कोड उन्होंने ये लाइन कोड की है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यही यही राज्य को कल्याणकारी राज्य बनने की ओर अग्रसर कराती है, ठीक है ना, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो इनका जो पूरा सिद्धांत है, जो पूरे विचार है, इसी पर जो है टिके हुए हैं, इसी पर बात पर निर्भर करते हैं कि उनके विचार किस प्रकार के। तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये इनका अहम विचार है। इस सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए बेंथम ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि राज्य को प्रत्येक कार्य इसी आधार को ध्यान में रखकर करना चाहिए। उनका कहना था कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था है तथा राज्य को अपने सभी कानून व्यक्तियों के सुख को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए। तो वही बातें यहाँ निकल कर आ रही है कि एक कल्याणकारी राज्य किस प्रकार का हो सकता है, जब राज्य जनता पर जो कानून बनाता है जनता के लिए, उनका प्रभाव सकारात्मक पड़े जनता पर, ना कि नकारात्मक। अर्थात ये कि कोई भी कानून जनता के अधिकारों को छीने ना, कोई भी कानून जनता की स्वतंत्रता को छीने नहीं। इससे पहले के सेशन में हमने बात की थी कि जनता के पास दो प्रकार की स्वतंत्रता होती है, एक आंतरिक स्वतंत्रता और एक बाहरी स्वतंत्रता। तो आंतरिक स्वतंत्रता को तो कोई नहीं छीन सकता, क्यों, क्योंकि वो उसका प्राकृतिक अधिकार है ना, उसको कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो बाहरी अधिकार या बाहरी स्वतंत्रता है जनता की, उस बाहरी स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं राज्य के कानून उस पर प्रतिबंध लगाते हैं ना। तो वो कानून उस पर कम से कम प्रतिबंध लगाए, या राज्य सरकार या राज्य जो है जब भी कानून बनाए तो जनता के जो सुविधाएं हैं, जनता का की जो स्वतंत्रता या अधिकार है, उनको ध्यान में रख करके बनाए। उसी को कहेंगे हम अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ठीक है ना। वही, और जो राज्य इस बात को फॉलो करता है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख को, वही राज्य एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। क्लियर हुआ ना दोस्तों। चलिए अब उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट पे भी हम बात कर लेते हैं, शासन एवं संवैधानिक व्यवस्था में सुधार। क्या बोला उन्होंने, शासन एवं संवैधानिक व्यवस्था में सुधार, शासन एवं संवैधानिक व्यवस्था में सुधार। तो ये क्या कह रहा है, शासन और संवैधानिक व्यवस्था में सुधार। एक बार आइए स्लाइड को पढ़िए, अपने आप खुद ही समझ जाओगे ये बोलना क्या चाहता है। जेरिमी बेंथम एक सुधारक भी थे, विचारक तो थे, एक सुधारक भी थे। उन्होंने जो अपनी एक जो बुक लिखी, जो लेख लिखा, जिसमें राज्य के राजनीति से संबंधित जो विचार लिखे, उन्होंने जो विचार दिए राज्य को, उन विचारों में उन्होंने एक राज्य में सुधार करने की बात भी कही है कि जरूरी नहीं है कि एक नए राज्य की स्थापना की जाए, बल्कि जो राज्य है उसी राज्य को सुधारा भी जा सकता है, ठीक है ना। तो उन्होंने जनता के प्रति शासकों को उत्तरदायी बनाने के लिए कई सुधार प्रस्तुत किए हैं। अब देखिए एक बात आप यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, खुद दिमाग, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग चल रहा होगा, यहाँ पर कुछ सोच रहे होंगे कि सर ये तो सारी बातें जैसे कि हमने पिछले बार पढ़ी थी हिलग्रीन वाले में, और अब ये बेंथम साहब में पढ़ रहे हैं, तो इनमें जो विचार देखने को मिल रहा है, ये तो वर्तमान में भी ऐसे शासन चल रहा है। वर्तमान में जिस देश में लोकतंत्र है, उस देश में हिलग्रीन और ये बेंथम के विचार देखने को मिल रहे कि नहीं मिल रहे। आज जो हमारे भारत की बात करता हूं, भारत की शासन व्यवस्था की अगर बात करें हम, तो क्या ये पूरे बेंथम वाले विचार लागू नहीं होते भारत की शासन व्यवस्था में? बिल्कुल होते हैं ना। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, क्यों, लोकतंत्र है ना, कल्याणकारी राज्य हम बोल सकते हैं भारत के शासन व्यवस्था को, है ना। तो इसी प्रकार से अब यहाँ जरा देखिए, तो इन्होंने बेंथम साहब ने स्पष्ट कहा, इन्होंने कहा है कि राज्य में सुधार भी किए जा सकते हैं। जिस राज्य में अव्यवस्था फैली हुई है, उस राज्य में शासन व्यवस्था और एक मिनट, हाँ सॉरी। तो उनका स्पष्ट कहना था
कि जिस प्रकार से राज्य में अव्यवस्था फैली हुई है, उस अव्यवस्था को जो है संविधान में सुधार करके उसे रिमूव भी किया जा सकता है, उन अव्यवस्थाओं को हटा करके उसमें सुधार करना संभव है ना। तो सुधार किया जा सकता है। जैसे जैसे अगर किसी राज्य में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ होता है कि कुछ गिने चुने लोगों को मत का अधिकार होना, गिने चुने लोगों को, ठीक है। तो उस गिने चुने लोगों में कौन आएगा दोस्तों? जिसके जो ये मान लीजिए कि जो उस समाज के सत्ताधारी लोग हैं या फिर समाज के प्रभावशाली लोग हैं, सिर्फ उनको मत का अधिकार हो, तो उसे कहेंगे हम अल्प मताधिकार। लेकिन यहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए। अब जिस शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अर्थात चुनाव में मत डालने का अधिकार नहीं होगा, तो वहां पर दोस्तों वो देश कभी भी कल्याणकारी राज्य की भूमिका अदा नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जिस राज्य में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं है, उसमें सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था की जाए। जहां प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार नहीं है, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाए संविधान में सुधार करके। और अधिकारी और कर्मचारियों को न्यायिक उत्तर अर्थात ये कि सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी अधिकारी हैं, उनको न्यायिक उत्तरदायी बना जाए। न्यायिक उत्तरदायी अर्थात ये कि अगर वो गलत कार्य करेंगे तो उन्हें कानूनी रूप से दंडित किया जा सके। ये कानून को उन्हें जवाब देना पड़ेगा, वो जनता उनसे सवाल कर सकती है, ठीक है ना। तो संसद का वार्षिक पुनर्चुनाव, तो यहां पर देखिए अब इस बात को कुछ देश फॉलो भी करते हैं, संसद का वार्षिक पुनर्चुनाव। तो इन्होंने जो बेंथम साहब है, इन्होंने कहा था कि जो चुनाव होते, जैसे हमारे देश में भी हर 5 साल में चुनाव होते हैं, तो इन्होंने विचार प्रस्तुत किया था कि हर साल संसद के चुनाव होना चाहिए। हालांकि कुछ देश है जो इसको फॉलो करते हैं, हालांकि बहुत कम देश है, बहुत ही कम, कुछ मैंने बोला ना कि कुछ ही देश है, लेकिन अधिकतम देश तो जो है 5 साल 6 साल 7 साल इस प्रकार की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, अपनी सुविधाओं के अनुसार अपनी परिस्थितियों को देखते हुए। क्लियर हुआ ना ये भी? चलिए इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, इसके बाद अगर बात करें तो रूढ़िवादी संकल्पनाओं पर प्रहार। अब समझिए इस कहानी को, ये शब्द इन्होंने क्यों रखा था अपने लेख में या अपनी पुस्तक में। उसका विशेष कारण ये था कि जिस समय ये थे, बेंथम साहब जिस समय थे और जिस समय इन्होंने लेख लिखा था, उस समय की जो शासन व्यवस्था थी वो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं धार्मिक थी। अर्थात कि उनके समय में, जैसे ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में चर्च का विशेष प्रभाव था राज्य की शासन व्यवस्था पर या राजनीति पर। चर्च के द्वारा ही पूरा देश चलता था। चर्च के जो प्रधान थे, जो चर्च के प्रधान हुआ करते थे, वही जो है राजनीति में भी प्रधान हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो पुराने समय से जो ये रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है, इसको हटाइए और इस सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा एक नई शासन व्यवस्था को स्टेब्लिश कीजिए। और उसी नई शासन व्यवस्था के स्टेब्लिश होने से ही जनता को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, जनता को अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बेंथम ने देखिए पहले की जो रूढ़िवादी जो परंपराएं चली आ रही थी ना, उन्हीं को संविधान बना दिया था पुराने लोगों ने। तो काफी सारे विचारकों ने हालांकि उनको हटाने की बात कही, जैसे कि अब पिछले लेक्चर में हमने देखा था थॉमस हिल ग्रीन को। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था साहब धर्म को और राजनीति को पूरी तरह अलग कर दीजिए, पूरी तरह पृथक कर दीजिए। हालांकि जो हिल ग्रीन साहब थे वो धर्म के विरोधी नहीं थे, गैर धार्मिक थे, धर्म विरोधी नहीं थे वो, है ना। तो इस प्रकार से बेंथम ने रूढ़िवादी संवैधानिक विधिक संकल्पनाओं पर भी उतना ही तीव्र प्रहार किया जितना कि जनवादी विचारों पर। उन्होंने ब्रिटिश शासन पद्धति में धर्मशास्त्री औचित्यकरण की आलोचना की कि जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन में धर्म का अत्यधिक प्रभाव था, वो राजनीति से धर्म को हटाना चाहिए, राजनीति को धर्म से हटाना चाहिए, तभी जाकर के राजनीति में एक बेहतरीन व्यवस्था हो सकती है, कहें कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है इस देश में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों न्यायिक प्रक्रिया में सुधार। उस समय कुछ आलोचनात्मक कुछ पहलू रहे हैं शासन की न्यायिक व्यवस्था में, न्याय देने में, है ना। तो उनमें सुधार करने की बात भी ये करते हैं। तो बेंथम ने ब्रिटिश न्याय प्रक्रिया की कटु आलोचना की, जो भी उनकी न्याय प्रक्रिया थी उसकी आलोचना की थी। और आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। ठोस तथ्यों के आधार पर उसने यह दिखाया कि वास्तव में न्याय केवल अमीर लोग ही
पा सकते हैं, गरीबों के लिए ये व्यवस्था नहीं है। बेंथम ने न्यायालयों से राज्य द्वारा गरीबों की सहायता और न्यायाधीशों के कार्य पर सार्वजनिक नियंत्रण संबंधी योजनाएं पेशकश की। तो बेंथम साहब ने स्पष्ट कहा था कि भाई जो वर्तमान में ब्रिटेन में जो न्याय व्यवस्था शासन व्यवस्था ने लागू कर रखी है वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है वो। तो इस व्यवस्था में सुधार करके ऐसी न्याय व्यवस्था की जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके। दैट्स ऑल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कानूनों का संहिताकरण। भाई कानूनों का संहिताकरण, अब हाँ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपके सामने निकल कर के आएगी। अगर आप अगर बहुत अच्छे से स्टडी करें दोस्तों सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस की, और आपने अगर प्रश्न पत्र सेकेंड को भी पढ़ा होगा और उसमें ब्रिटेन के संविधान को पढ़ा होगा, तो आपको एक एक बात यहाँ पर याद आएगी। देखिए ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत क्या कहा था मैंने कि जो संविधान है वहां का अलिखित संविधान है। संविधान कभी भी लिखा नहीं गया है, वो हर रोज लिखा जा रहा है। हर रोज ब्रिटेन का संविधान बनता जा रहा है, आज भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि अलिखित संविधान है। तो जब अलिखित संविधान होता है तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हो जाता है? वहां की संसद हो जाती है। ठीक है ना। तो ब्रिटेन की संसद के बारे में लोगों का कहना भी है कि ब्रिटेन की जो संसद है ना वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है, इतनी पावरफुल है ब्रिटेन की संसद, है ना। तो यहां पर बेंथम साहब ने कहा है कि साहब जो भी आपकी न्याय देने की व्यवस्थाएं है ना, वो न्याय काय से चलता है? आपके कानून संहिता से। संहिता का मतलब क्या होता है कि किताब, एक पुस्तक होती है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में है ना आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, है ना। तो इस आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, तो ये कुछ हमारी कानून की किताबें हैं और इन कानून की किताबों के आधार पर हमारे न्यायालय काम करते हैं और उन्हीं किताबों के आधार पर ही किसी दोषी को दंड दिया जाता है। क्लियर है ना। तो बेंथम साहब का कहना था कि भाई आपकी जो न्याय व्यवस्था जिस पर आधारित है, जो कानून है आपके, उन कानूनों की किताबें बनाइए। संहिता, संहिता किताब को ही बोलते हैं, है ना, ज्यादा कंफ्यूज ना हो शब्दों को लेकर के। तो एक संहिता बनाइए, एक किताब बनाइए, एक पूरा फॉर्मेट तैयार कीजिए और उसके अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को जो है नियंत्रित किया जा सके उन नियमों के अनुसार, ताकि अगर लिखित में होंगे आपके पास में तो कोई उसका उल्लंघन नहीं करेगा, है ना। जब अलिखित है तो क्या होगा कि जो अमीर व्यक्ति होगा, जो धनवान व्यक्ति होगा, वो संसद पर दबाव डाल करके या नेता लोगों पर दबाव डाल करके और अपने अनुसार उस न्याय व्यवस्था का रास्ता निकालते हुए निकल जाएगा, है ना। गरीब तक वो न्याय पहुंच नहीं पाएगा कभी भी। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि कानूनों का संहिताकरण होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति विज्ञान में अनुसंधान और शोध की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। क्या कहा? राजनीति विज्ञान में अनुसंधान और शोध की प्रवृत्ति पर, राजनीति विज्ञान में अनुसंधान और शोध की जो प्रवृत्ति है उस पर उसका प्रोत्साहन। तो यहाँ पर उनका कहने का अर्थ ये है, अनुसंधान मतलब आप समझते हैं रिसर्च करना, है ना। तो रिसर्च करना, रिसर्च पर जो है उन्होंने कहा कि जो राजनीति विज्ञान है उस पर रिसर्च की जाए। अर्थात ये समझिए, स्लाइड को पढ़िए, अपने आप खुद ही समझ जाएंगे। बेंथम राजनीति दर्शन के इतिहास में प्रथम चिंतक है जिन्होंने प्रमाण पर आधारित राजनीति का विश्लेषण किया है। तो बेंथम साहब ये पहले व्यक्ति है या कहेंगे पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने सबूत के साथ में उन्होंने अपने तथ्य पेश किए हैं, सबूत के साथ, है ना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासन संचालन के सिद्धांत और नियम पुरानी परंपराओं, कल्पनावादी सिद्धांत पर आधारित निर्धारित नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि सोच विचार का शोध और अनुसंधान के माध्यम से ही निश्चित किए जाने चाहिए। तो बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने ये वाली भी कि जिन परंपराओं के आधार पर आप शासन का संचालन अभी तक करते आए हैं, इस बकवास को बस यहीं रोकिए और इसके आगे अब जो भी व्यवस्थाएं आप करना चाहते हैं, जो भी जनता के लिए कानून लाना चाहते हैं, उस कानून पर अब सोच विचार कर फैसला लीजिए। सोच विचार कर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और भविष्य में आने वाली परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अब नियमों का निर्माण करें। आप लोग पुरानी परंपराओं को छोड़ दें, उसको दफना दें। तो इस विचार पर आधारित उनके ये विचार प्रमुख थे। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट विचार, लोकतंत्र के आधार स्तंभ को सुदृढ़ करना। तो ये तो आज के समय में भी देख लीजिए,
प्राचीन समय से लेकर आज के समय तक दोस्तों इस लोकतंत्र की डिमांड तो पूरे विश्व में भयानक रूप से उठती आई है। और जिस जिस शासक ने इस डिमांड को, इस मांग को दबाने का प्रयास किया है, वो खुद ही दफन होता चला गया। क्योंकि जब जनता जागती है, जब जनता भड़कती है, तो फिर शासन में लोकतंत्र आ ही जाता है, लोकतंत्र आ ही जाता है। तो बेंथम साहब ने भी कहा था, जब बेंथम साहब थे उस समय ब्रिटेन में लोकतंत्र नहीं था, और लोकतंत्र अगर था भी तो वो सिर्फ एक नाम मात्र का लोकतंत्र था। उसे लोकतंत्र नहीं कहते जहां पर जनता के पास अधिकार ना हो, नाम मात्र के अधिकार हो, लेकिन उन अधिकारों का वो इस्तेमाल ना कर पाए, तो वो किस प्रकार का लोकतंत्र है ना। तो बेंथम ने प्रेस की स्वतंत्रता, गुप्त मतदान की व्यवस्था, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब चीजें, ये सारी बातें शासन व्यवस्था में इंक्लूड करने की बात कही थी। और जब ये सारी व्यवस्थाएं, ये प्रेस की स्वतंत्रता, मतदान की, वयस्क मताधिकार या धर्म, इन सब की स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलती है, और स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र प्रकृति से जब इन अधिकारों का इस्तेमाल वो कर पाता है, तभी जाकर के उस देश में एक सफल लोकतंत्र की नींव खड़ी हो सकती है, या कहें कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों ये बेंथम साहब के विचार हमारे होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्दी आएगा। अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहा तो बहुत जल्दी इस सेशन को दोस्तों हम कंप्लीट कर लेंगे, इस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। शेयर करें, अधिकतम शेयर करें, जितने अधिक से अधिक हो सके सभी दोस्तों को। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जो भी आपके पास में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, सभी जगह आप शेयर करें। जितने अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा तो मुझ पर दबाव बनता है दोस्तों। तो जब मुझ पर दबाव आएगा तो मैं बहुत स्पीड से इसको कंप्लीट, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी हम कंटिन्यू कर देंगे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों जॉन एस मिल के विचारों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।